हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे सैयद वंश, जो वन लाइन बाय क्वेश्चन थी। यह वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अंतिम वंश है, जो है लोधी वंश। इसके पहले हम 4 वंश पढ़ चुके थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। और यह जो हम पढ़ेंगे क्या, तो लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अंतिम वंश है, जो इनका कालखंड 1451 से 1426 तक माना जाता है। इसके पहले हम जितने भी वंश पढ़ाए हैं आप उसे जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाए हैं। दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न बनेंगे हमें विश्वास है कि छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो लोधी वंश। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। लोधी वंश के बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विजयनगर साम्राज्य। आइए पहले हम देख लेते हैं लोधी वंश। यहाँ से वन लाइन में क्वेश्चन हम इसके पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, आप उसे जाकर आवश्यक देखिए। क्या है तो देखिएगा, लोधी वंश इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो 1451 से 1526 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन से आपको महत्वपूर्ण हैं, जो आपको याद रखना अति आवश्यक है। और दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम एक वीडियो ट्रिक के साथ लाएंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से वंश शासन किए हैं, और गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं। हम एक वीडियो ट्रिक पर लाएंगे, बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाएंगे। आप भी उस वीडियो में को देखिएगा, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे। देखिए क्या, तो जिसमें से क्या, तो बहलोल लोधी, क्या तो जिसमें पूछेंगे कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी कौन है, तो बहलोल लोधी। आप पूछेंगे बहलोल लोधी के बाद दूसरा शासक कौन है, तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन है, तो इब्राहिम लोधी। कौन है, तो इब्राहिम लोधी। लेकिन यहाँ से ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी। और लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा कि आगे क्या है, तो जिसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में। देखिएगा, बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण की। क्या, तो गाजी की उपाधि धारण की। 38 वर्ष सबसे लंबा शासन काल रहा। तो पूछेंगे लोधी वंश में कौन सा शासक था जिसने सबसे लंबे शासन तक कार्यकाल की है, तो लोधी वंश। कितने, तो 38 वर्ष तक शासन किए हैं। कौन, तो बहलोल लोधी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा है दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन है, तो लोधी वंश है। कौन है, तो लोधी वंश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और रिविजन करने में आपको कठिनाई ना बने। देखिएगा आगे क्या है, तो बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक दरी पर बैठकर शासन करता था। कौन, तो बहलोल लोधी। इसने बहलोल सिक्के चलवाए। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलवाए। इसके पिछले वीडियो हम जो वन लाइन में पढ़ाए हैं ये उसमें दिया था, आप उसे जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अपने सरदारों को क्या बोले हैं, अपने सरदारों को मकसद ए अली पुकारा करता था। तब पूछेंगे बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारते थे, तो मकसद अली। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखेंगे क्या, तो सिकंदर लोधी। देखिएगा बहलोल लोधी से जितना भी पॉइंट बने हैं हम आपको बता दिए हैं, जिसमें से दूसरा है बहलोल लोधी। इसका जो शासनकाल है 1489 से 1517 है। 1489 से 1517 है। लेकिन देखिएगा इसके पहले हम बता दिए हैं क्या, तो बहलोल लोधी का जो शासनकाल है 1451 से 1489 था। 1451 से 1489। और सिकंदर लोधी का जो है 1489 से 1517 है। देखिएगा
बहलोल लोदी का छोटा बेटा, बहलोल लोदी का छोटा बेटा जिसका अन्य नाम निजाम खां है, निजाम खां है, तो पूछेंगे सिकंदर लोदी का अन्य नाम क्या है, तो निजाम खां, क्या तो निजाम खां है। 1504 में आगरा शहर बसाया, तो पूछेंगे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर कब बसाया, तो 1504 में। अब 1506 में इसने अपनी राजधानी बना लिया था, इसने अपनी राजधानी बना लिया। और यह राजधानी जो रहा था 1506 से 1526 तक कहाँ राजधानी रहा, तो क्या बोले, तो आगरा ही रहा। कहाँ, तो आगरा ही रहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो क्या बोले हैं देखिएगा, एक बार दोबारा बोल देते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की। अब 1506 में सिकंदर लोदी ने उसे अपनी राजधानी बना ली। यह राजधानी 1506 से 1526 तक रहा। पे से ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा क्या, तो देखिएगा राजस्थान पर अधिकार किया, राजस्थान पर अधिकार किया तथा क्या, तो बदलगढ़ का किला बनवाया, बदलगढ़ का किला बनवाया किसने, तो सिकंदर लोदी ने। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया किसने, तो सिकंदर लोदी ने। अब भूमि पैमाइश, क्या बोले, भूमि पैमाइश गज सिकंदरी, गज सिकंदरी भी चलवाया था। एक गज में 30 इंच होता था, एक गज में कितना, तो 30 इंच होता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आधार शेरशाह सूरी, आधार क्या, तो शेरशाह सूरी था। 1586 में अकबर ने, 1586 में अकबर ने गज इलाही चलाया, गज इलाही। तो पूछेंगे गज इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से। जबकि गज सिकंदरी किससे संबंधित है, तो सिकंदर लोदी से, सिकंदर लोदी से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से कंफ्यूजन बन सकता है कि गज सिकंदरी और गज इलाही किससे संबंधित है। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट। हुलिया व्यवस्था प्रारंभ, क्या बोले हैं, हुलिया व्यवस्था प्रारंभ किसने करवाया, तो सिकंदर लोदी ने, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी भी करवाया था। आगे है खोरसम, क्या, तो खोरसम लूट का माल, लूट का माल इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था, इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था। गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी, गज ए इलाही जो होता था 41 होता था और गज ए सिकंदरी 39 होता था। तब पूछेंगे गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी का अनुपात कितना होता था, 41 अनुपात 39, 41 अनुपात 39 होता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे आगे क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। प्रतिबंध कि सिकंदर लोदी ने किस पर प्रतिबंध लगाया, तो गंगा यमुना स्नान पर रोक लगाया, गंगा यमुना स्नान पर रोक लगाया। मुहर्रम और ताजिया पर भी रोक लगा दिया किसने, तो सिकंदर लोदी ने। महिलाओं का माजरा जाना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। इसमें साहित्य में थे, साहित्य में देखिएगा गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था कौन, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कविता लिखा करता तो गुलरुखी नाम से। आयुर्वेद ग्रंथ, क्या बोले हैं, आयुर्वेद ग्रंथ जो फारसी भाषा में अनुवाद था क्या, तो फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी करवा दिया था। इसी समय लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी भी चलाया था किसने, तो लज्जत ए सिकंदरी किसने चलवाया, तो सिकंदर लोदी ने ही चलवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है देखिएगा कि लज्जत ए सिकंदरी फारसी का पहला संगीत ग्रंथ है। तब पूछेंगे फारसी का पहला संगीत ग्रंथ कौन है, तो लज्जत ए सिकंदरी है, लज्जत ए सिकंदरी जो किसके द्वारा चला गया, तो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था। देखिएगा सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्ति कौन कौन हुआ थे, अर्थात सिकंदर लोदी के समकालीन कौन कौन हुआ करते थे, जिसमें से है एक कबीर दास, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है मोहम्मद क्या महमूद बेगड़ा और चौथा है राणा सांगा, राणा सांगा जो सिसोदिया वंश के कौन, तो सिसोदिया वंश के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछेंगे कि राणा सांगा किस वंश के थे, तो सिसोदिया वंश के थे। आगे देखेंगे क्या है, तो वास्तुकला, क्या बोले हैं, वास्तुकला। देखिएगा कि सिकंदर लोदी ने अपने काल में क्या क्या वास्तुकला प्रसिद्ध की है। दिल्ली में है लोदी का मकबरा, दिल्ली में है लोदी का मकबरा है। इसके अलावा है दाल मस्जिद, दाल मस्जिद कहाँ भी है, तो दिल्ली में है। मोठ मस्जिद, दाल मस्जिद को ही मोठ मस्जिद कहा जाता है। 1505 में बाजिर मियाँ भोइया ने बनाया था। पे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे लोदी का मकबरा दिल्ली में है, दाल मस्जिद या मोठ मस्जिद का है, तो दिल्ली में है। और किसी ने बनवाया, तो 1505 में वाजिर मियाँ भोइया ने बनवाया था। 1517 में दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक की मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु 1517 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक की मृत्यु होता है तो पूछेंगे सिकंदर लोदी की मृत्यु कब होता है तो 1517 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं सिकंदर लोदी लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं। देखिएगा इसका जो शासनकाल है 1517 से 1526 है। दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक। तब पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का भी एवं लोदी वंश का भी अंतिम शासक कौन है तो इब्राहिम लोदी। कौन है तो इब्राहिम लोदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया तो किसने तो इब्राहिम लोदी ने। घटोली या घोटाली का युद्ध खटोली क्या तो खटोली या घोटाली का युद्ध खटोली या घोटाली का युद्ध मालवा हेतु हुआ था। मालवा हेतु के लिए हुआ था लेकिन पूछेंगे कि कब हुआ तो 1518 में हुआ था। 1518 में खटोली या घटोली का युद्ध किसके बीच हुआ है तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जिसमें राणा सांगा विजय प्राप्त की और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा कि आगे क्या है। देखिएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और बाबर की विजय होती है। बाबर की क्या तो विजय होती है। दौलत खां आलम लोदी भारत बुलाया था। भारत पर अर्थात निमंत्रण कर ले कि किसने दिया तो दौलत खां आलम लोदी और कौन है दौलत खां आलम लोदी और राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण अर्थात आगमन पत्र दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे पानीपत के युद्ध के पहले दौलत खां आलम लोदी राणा सांगा ने किसे बुलाया था भारत पर निमंत्रण अर्थात आक्रमण करने के लिए तो ये तीन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। दौलत खां आलम खां और राणा सांगा। किसे तो बाबर को। लेकिन बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होते हैं। तोपखाना और तुगलकनामा नीति तोपखाना और तुगलमा नीति एवं कुशल सेना भी थे किसके पास तो बाबर के पास। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्या तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन व्यवस्था देखिएगा। प्रशासन प्रमुख सुल्तान थे। प्रशासन का प्रमुख सुल्तान होते थे। देखिए जिसमें से है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होता था सर्वोच्च संचालक, मुख्य न्यायाधीश, कानून का क्या था सुधार, सेनाओं का प्रधान सेनापति। उसके लिए वाजिर और सहायता होते थे। जिसमें से है मंत्री परिषद, मजलिस एवं क्या तो खलवत, मजलिस आम ही क्या तो उलेमा, शरीयत, कुरान, हदीस के कानून थे। उलेमा, शरीयत, कुरान, हदीस के कानून थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा है केंद्र के क्या बोले हैं दिल्ली सल्तनत में केंद्र को सुल्तान कहा जाता था। प्रांत को इक्ता अर्थात नयाब, मुफ्ती या इक्तादार कहते थे किसे तो प्रांत को। जिला को सिक्का अर्थात सिक्कादार कहते थे। परगना को आमिल या क्या तो मुसीफ कहते थे। ग्राम को खुद, मुखिया क्या तो मुकदम या चौधरी कहते थे किसे तो ग्राम को। किस काल में तो दिल्ली सल्तनत काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे प्रमुख विभाग एवं मंत्री एक तरफ है विभाग, दूसरी तरफ है संबंधित कार्य, तीसरी तरफ है स्थापना। दीवान ए विराजत क्या बोले दीवान ए विराजत इसका जो मुख्य कार्य था राजस्व विभाग अर्थात राज्य के जितना भी कार्य होते वो संभालते थे। किसने बनवाया तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। दूसरा है दीवान ए वाकुफ व्यय विभाग होते थे। क्या व्यय विभाग किसने बनवाया तो जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तीसरा है दीवान ए मुश्त खराज वित्त विभाग या कर विभाग जिसे वकाया कर भी कहते हैं। किसने बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
बनवाया था। चौथा है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। बाजार अधीक्षक, आर्थिक विभाग, बाजार नियंत्रण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। पांचवा है दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा इसका जो प्रमुख अर्थ थे पत्र व्यवहार मंत्रालय, पत्र व्यवहार मंत्रालय थे। दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग, मालगुजारी, बंजर भूमि, खेती योग किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने बनवाया था। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत से विभाग, कार्य एवं स्थापना किसने किया था। आगे देखेंगे क्या? तो प्रमुख विभाग एवं मंत्री हैं, प्रमुख विभाग एवं मंत्री जिसमें थे दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, अरिज ए मुमालिक, अरिज ए मुमालिक जिसे सैन्य विभाग कहा जाता है, किसने बनवाया? तो बलबन ने बनवाया था। वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक जो गुप्तचर विभाग होते थे, गुप्तचर विभाग होते थे, किसने बनवाया? तो बलबन ने बनवाया था। दीवान ए रियासत क्या? तो रसालत ए मुमालिक, रसालत ए मुमालिक विदेशी विभाग के कार्य होते थे, विदेशी विभाग के कार्य करते थे। न्याय विभाग काजी उल कुराजत, काजी उल कुजात, न्याय करना इसका मुख्य कार्य होते थे। दीवान ए ऐतिहासिक पेंशन विभाग के अध्यक्ष होते थे। वृद्ध एवं विधवा के लिए जो किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दीवान ए बरगदान है, दीवान ए बरगदान है दासों और गुलामों के लिए, दासों और गुलामों के लिए कार्य करना, यह किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। दीवान ए बरगदान अर्थात दासों और गुलामों के लिए मुक्ति करना कार्य किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखेंगे क्या? तो देखिएगा 1 मिनट। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए कार्य, दीवान ए बरगदान गुलामों के लिए, दीवान ए खैरात मुस्लिम लड़कियां एवं विधवाओं की सहायता के लिए, दीवान ए रिसालत लोक शिकायत के लिए, दीवान ए ऐतिहासिक वृद्ध पेंशन के लिए, दारुसलसफा निःशुल्क अस्पताल, रोजगार दफ्तर, रोजगार और क्या? तो बेरोजगारों को रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार देना। आगे देखेंगे क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। प्रमुख अधिकारी अमीर ए आखुर, असुबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते थे। अमीर ए आखुर जो असुबुद्दीन होते थे, किसका अधिकारी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। नायाब ए मामलिकात प्रथम एतिगीन बहराम शाह ने बनवाया था। और अंतिम खुसरो खां ने बनवाया था। अंतिम किसने बनवाया? तो खुसरो खां ने बनवाया था। आगे देखेंगे 1 मिनट देखिएगा क्या? तो राजस्व व्यवस्था अर्थात भूमि के प्रकार दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार होते थे? एक है खालसा, दूसरा है एकता, तीसरा है अनुदान। सरकारी भूमि केंद्र के सीधे नियंत्रण में खालसा भूमि। और दूसरा देखेंगे क्या? तो वेतन एकता, वेतन की जगह सैनिकों की भूमि का टुकड़ा। अनुदान मदद ए मासा है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तीसरा है भूमि पैमाइश इकाई। बिप्सा महसाद है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आप इसे ध्यान से। और तीसरा जो है अनुदान मदद मासा है। राजस्व कर के साधन देखिएगा। उर्स से मुसलमानों से भूमि कर में 5 से 10% कर लिया था। खराज से अर्थात गैर मुसलमानों से भूमि कर से 1/3 से 1/2% लेते थे। खुम्स अर्थात लूट का माल से राजस्व 1/5 से सैनिकों को 4/5 देते थे। जकात मुसलमानों से लिया जाता था। धार्मिक कर के लिए 2.2 से 2.5 लेते थे। जजिया कर जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता है, यह एक धार्मिक कर है। क्या? तो धार्मिक कर है। आप यह नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की संभावना
बनते हैं। देखिएगा सल्तनत कालीन वास्तुकला, सल्तनत कालीन वास्तुकला एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है प्रमुख कार। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को दिल्ली के कार्य को पूरा किया था। सुल्तानगढ़ी नीसिरुद्दीन का मकबरा जो दिल्ली में है, किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का मकबरा जो दिल्ली में किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने। हौज ए शम्सी किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 1 मिनट क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या, तो सल्तनत कालीन वास्तुकला एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है प्रमुख कार। उसी तरह है बलबन का मकबरा जो दिल्ली में है, शुद्ध इस्लामी शैलियों में पहला मकबरा है। शुद्ध इस्लामी शैली में पहला मकबरा है। किसने बनवाया? तो बलबन ने। लाल महल कहाँ है? तो दिल्ली में। किसने बनवाया? तो बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया क्या? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में। सीरी का नगर दिल्ली में। हजार खंभत का महल दिल्ली में। हौज ए खास दिल्ली में। क्या? तो जहमत खान मस्जिद का है, तो दिल्ली में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ये सभी किसने बनवाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। आगे देखिएगा सल्तनत कालीन साहित्य। देखिएगा प्रशासनिक भाषा फारसी है। प्रशासनिक भाषा क्या है? तो फारसी है। सल्तनत कालीन की पूछेंगे प्रशासनिक भाषा क्या? तो फारसी है। प्रमुख पुस्तकें हैं। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है पुस्तक, तीसरी तरफ है जानकारी कि कौन से पुस्तक किसका लेखक है और उस पुस्तक में किसके जानकारी मिलते हैं। देखिएगा अल अहमद जो चचनामा पुस्तक के लेखक है, जो अरबी भाषा में, कहा तो अरबी भाषा में है। सिंध पर आक्रमण करने की जानकारी मिलता है। महमूद गजनबी तारीख ए यामनी दरबारी इतिहास का रुतबी की जानकारी मिलती है। क्या? तो निजाम मुल्क तुलसी क्या? तो रियासत नामा इक़्तिदारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिरदौसी जो महमूद गजनबी शाहनामा के लेखक है। इसमें महाकाव्य की चर्चा मिलती है। क्या? तो महाकाव्य की चर्चा मिलती है। हसन ए निजामी ताज उल मासिर है। दिल्ली सल्तनत व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत प्रथम राज्य के इतिहास की जानकारी मिलता है। आगे है क्या? मिनाज उल सिराज हैं। तबकात नासरी के लेखक है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लोधी वंश से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वो सभी आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि लोधी वंश से जितने भी प्रश्न बने वे सभी एक ही वीडियो में आपको याद। जो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो होगा दिल्ली सल्तनत से संबंधित 5 राजवंशों की, अर्थात जो 5 राजवंश ने शासन किए हैं उसका ट्रिक, कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा और उसमें कुल कितने शासक हुए हैं, हम वे सभी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। गुलाम वंश से जितने भी प्रश्न बनेंगे वे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, जो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।